हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें हमने 3 नियम पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए। पहले वाले वीडियो तक हमने 3 नियम को पढ़ लिया था। आज जो हम नेक्स्ट नियम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा एक और नियम होता है जिसमें रासायनिक संयोजन का जो रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है। ओके, अब सुनिए ध्यान से। अब 4th नंबर जो हमारा नियम है वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम ये किसने दिया था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रिचर। रिचर नामक साइंटिस्ट ने ये नियम दिया था। अब इस नियम का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, पहले हम कथन को लिख लेते हैं, उसके बाद उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रासायनिक संयोजन के नियम में 2 ऐसे नियम है जिनको स्टूडेंट को समझने के लिए बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। पहला तो एक नियम था गुणित अनुपात का नियम, जो इससे पहले वाला था वो, और एक नियम ये है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, तो आप देखिएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जब दो भिन्न तत्व किसी अन्य तीसरे तत्व, इसके अनुसार जब 2 भिन्न तत्व किसी अन्य तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं तो या तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात सरल रहता है या उस अनुपात में रहते हैं जिस अनुपात में वे परस्पर संयोग करते हैं या उसके पूर्ण संख्या के गुणज होते हैं। देखिए ध्यान से, इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना अति आवश्यक है। देखिएगा, इस नियम के अनुसार जब 2 भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं तो यहां तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, तो यहां तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहेगा, सरल रहेगा। कौन, जो 2 अलग अलग तत्व है उनका क्या रहेगा, सरल रहेगा, या उस अनुपात में रहते हैं जिस अनुपात में वो परस्पर संयोग करेंगे, या उसके पूर्ण संख्या के क्या होते हैं, गुणज होते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको हम स्टेटमेंट को यहां रहने देते हैं और हम यहां से इस नियम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल जब 2 भिन्न तत्व, देखिए इधर जैसे माना कि मेरे पास हाइड्रोजन है, ओके, और ये मेरे पास ऑक्सीजन है।
जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व कौन सा ले लूं मैं, कार्बन ले लूं, किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ में क्या करते हैं, संयोग करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनेगा, CH4। और एक ऑक्सीजन जब इस कार्बन के साथ संयोग करेगा तो हमारे पास बनेगा CO2। क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो क्या लिखा है कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ में, जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार, देखो यहां पर भी कार्बन का 12 ग्राम है और यहां पर भी कार्बन का क्या है, 12 ग्राम है। तो दोनों जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं तो इनका अनुपात जो है वो सरल रहेगा। इनका अनुपात क्या रहेगा, सरल। जैसे देखो CO2 में आप क्या देख रहे हो कि कार्बन, और आप ऑक्सीजन को देखो, कार्बन 12 ग्राम है और ये कितना ग्राम है, ये आपका 32 ग्राम है। ओके, अब फिर अपन बात करेंगे, जैसे एक और क्या बना उधर, CH4 बना है, CH4 में आपका जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन आपका कितना 12 ग्राम है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 4 ग्राम है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ, देखो जब दो भिन्न भिन्न, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे के निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 12 ग्राम के साथ में है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कितने ग्राम के साथ में है, 12 ग्राम के साथ। इसका मतलब दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ संयोग कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित भार के साथ में क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो इनका जो अनुपात है वो क्या रहेगा, सरल रहेगा। इनका अनुपात, दोनों का अनुपात क्या रहेगा, सरल रहेगा। कैसे, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन रेशियो में क्या लेना चाहूंगा, हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा बताओ, ऑक्सीजन का रेशियो 32 रेशियो, या फिर इसको ऐसे में लिख देता हूं, है ना, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 है और ये कितना हो 32। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना चाहोगे तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये सरल रेशियो मिलेगा। ठीक है, यहाँ जिस अनुपात में रहते हैं या जिस अनुपात में रहते हैं, जिस उस अनुपात में रहेंगे उसके क्या होंगे, परस्पर सहयोग होंगे। देखो क्या लिखा है इसमें कि या तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात सरल रहता है या उस अनुपात में रहते हैं जिस अनुपात में वो परस्पर क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। अब देखो परस्पर सहयोग करेंगे, ये जब परस्पर सहयोग करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, H2O। परस्पर सहयोग करने पर इन दोनों का अनुपात क्या, वो भी देख लेते हैं। हमने ये परस्पर सहयोग किया, परस्पर में क्या हुआ, आपका H2O बन गया। H2O में आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख लो। हाइड्रोजन आपका 2 है और ऑक्सीजन आपका कितना है, 16 है। इन दोनों का आप रेशियो ले हुए तो 1 रेशियो क्या आ गया, 8 आ गया। देखिए ध्यान से, क्या आ गया, 1/8 आएगा। आप ध्यान से देखिएगा कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व कार्बन और ऑक्सीजन तत्व किसी तीसरे तत्व के, तीसरा तत्व कौन है, कार्बन, जब दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ में संयोग करते हैं तो इनका अनुपात क्या रहता है, इनका अनुपात सरल रहता है। देखो सरल रहता है, यहां तो सरल रहेगा, या क्या लिखा, देखो आगे लिखा है, या जिस अनुपात में, या उस अनुपात में रहते हैं जिस अनुपात में वो परस्पर संयोग करते हैं, या फिर ये अनुपात क्या रहेगा, उस अनुपात में रहेंगे जिसके साथ में वो परस्पर संयोग है। परस्पर संयोग करने पर क्या बना है, H2O बना है। और H2O जब बनता है तब हमारे पास में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1/8 आ गया। क्या आ गया, 1/8 रेशियो आया। तो ये दोनों रेशियो क्या बराबर ही तो है। जब दोनों ये अलग अलग जो है वो तीसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, जब अलग अलग तीसरे के साथ में संयोग कर रहे हैं तो उनका जो रेशियो है वो रेशियो एक सरल रहेगा, या फिर क्या रहेगा, या जिस अनुपात में वो परस्पर सहयोग करते हैं उसके रेशियो के बराबर होगा, या बराबर भी होगा। साथ में मैंने एक लाइन और नीचे लिखी है, या उसके पूर्ण गुणज होगा। अच्छा, यदि ये रेशियो बराबर नहीं आता तो भी क्या आ जाता, तो रेशियो इसके, इस रेशियो के ये क्या आता, पूर्ण गुणज होता। ये जो रेशियो है वो इसका क्या होता, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है कि इस रेशियो के ये रेशियो क्या होता, 2 टाइम हो जाता, 3 टाइम हो जाता, 4 टाइम हो जाता, 6 टाइम हो जाता, कितने भी टाइम्स हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नियम है, ये हमारा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, इसे तुल्य अनुपात का नियम भी कहा जाता है, जो किसने दिया था, रिचर्ड ने दिया था। ठीक है, तो इस नियम को थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी, इसको थोड़ा और अच्छे से इसको एक बार रीड कर लो, और रीड करने के बाद इस एग्जांपल को आप अच्छे से ध्यान से देखिए कि जब दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ में क्या कर रहे हैं, संयोग करते हैं, तो इनका जो रेशियो है वो सरल रहेगा, या उस अनुपात में रहते हैं जिस अनुपात में वो परस्पर क्या करते हैं, संयोग करते हैं। परस्पर किस अनुपात में संयोग किया इन्होंने,
1/8 अनुपात में संयोग किया। तो यहाँ पर इन दोनों का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1/8 है। 1/8 किसी एग्जाम्पल में माना कि नहीं आता है तो क्या आएगा, है ना। एक और एग्जाम्पल चलो लेके देखते हैं हम, है ना। देखिएगा, एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम। जैसे देखिए, मैंने कार्बन ही रखा यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिया दो भिन्न भिन्न तत्व। कौन सा ले लिए? मैंने एक सल्फर ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया। सल्फर लिया तो क्या बना? H2 बन गया, ठीक है। इन दोनों को लिया तो क्या बन गया? CO2 बन गया, ओके। और इसे परस्पर संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? SO2 बनेगा, ओके। अब जरा देख लो, कार्बन पहले हम देखते हैं CH2 में या CO2 में देख लेते हैं। CO2 में कार्बन रेशियो ऑक्सीजन को देखते हैं। कार्बन तो 12 ग्राम है ही, ऑक्सीजन आपका 32 ग्राम है। इनका रेशियो नहीं लेना है ना। इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि इसमें आपका कार्बन कितना है? कार्बन आपका है 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम है। और एक है आपका CH2, ये देख लो CH2। CH2 में कार्बन आपका कितना है? 12 ग्राम है। कार्बन आपका 12 ग्राम है और आपका सल्फर आपका है वो कितना है? 64 ग्राम, है ना। एक का कितना होगा? 32, तो दोनों का कितना हो गया? 64 हो गया। अब आप क्या देख रहे हो कि जब दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ में संयोग कर रहे हैं तो ये दोनों किस अनुपात में रहेंगे? एक सरल अनुपात में। सरल अनुपात का मतलब देखो, ऑक्सीजन का रेशियो एंड सल्फर का रेशियो देख लो आप। 32 बाई क्या हो जाएगा? 64, तो कितना हो गया? 1/2 हो गया, ठीक है। ये रेशियो आया। या तो एक सरल अनुपात में रहेंगे या उस अनुपात में रहेंगे जिस अनुपात में वो परस्पर क्या करते हैं? संयोग करते हैं। अब देख लो, परस्पर संयोग किस अनुपात में कर दिया? SO2 है, इसमें सल्फर है और ऑक्सीजन है। सल्फर कितना है? सल्फर हमारे पास में है 32, ठीक है। और ये कितना है? ये भी 32 है, ओके। अब आप देख रहे हैं इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? इन दोनों का रेशियो 1/1 आ गया, ठीक है। अब देख लो आप ध्यान से, यहाँ पर रेशियो बराबर नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ में क्या कर रहे हैं? संयोग कर रहे हैं, तो उनका जो रेशियो क्या रहेगा? एक सरल रहेगा। बिल्कुल सही बात है, 1/2 रहा। या फिर क्या रहेगा? या उस अनुपात में जो होते हैं, जिस अनुपात में वो क्या करते हैं? संयोग करते हैं। अब संयोग तो इसने 1/1 रेशियो में किया हो, लेकिन वहां पर वो किस अनुपात में जुड़ रहे हैं? 1/2 रेशियो में जुड़ रहे हैं। तो अब उसका क्या हो गया? हमने क्या लिखना है? यहाँ उस संख्या के क्या होंगे? वो पूर्ण गुणज होंगे। यहाँ उस संख्या के क्या होंगे? वो पूर्ण गुणज होंगे। अब देखिए कैसे, जैसे हमने देखा कि वहां पर देख रहे हैं ऑक्सीजन बाई सल्फर कितना है? 1/2 है, ठीक है। 1/2 तो इसको लिख सकते हैं 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। और यहां पर आप क्या देख रहे हो? ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो 1/1 देख रहे हैं, ठीक है। तो पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से, 1/2 रेशियो 1/1, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इस तरह से मल्टीप्लाई कैसे हो जाएंगे? तो क्या हो जाएगा? ये 1/2, ये देख लीजिए, टोटल सिंपलेस्ट रेशियो आएगा। इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? व्युत्क्रम फॉर्म में है। इसलिए इस नियम का नाम ही क्या है? इस नियम का नाम ही है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहा जाता है। तो एक बार और ध्यान से देखिएगा कि जब दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ सहयोग कर रहे हैं, देख लो 12-12 ग्राम के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो उनका अनुपात क्या रहेगा? सरल रहेगा। उनका अनुपात क्या रहेगा? सरल रहेगा। या फिर उस अनुपात में रहेंगे जिस अनुपात में वो परस्पर क्या रहते हैं? परस्पर सहयोग करते हैं, ठीक है। परस्पर सहयोग किस अनुपात में कर दिया? 1/1, तो बराबर नहीं है। तो इसके क्या है? इसके पूर्ण गुणज है। पूर्ण गुणज का मतलब या इसके तुल्य है या इसके व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ? जैसे ऑक्सीजन और सल्फर, उसमें कितना था? 1/2 था, और इसमें ऑक्सीजन और सल्फर कितना है? 1/1 है। इसका हम तुल्य रूप में लिखना चाहें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? तुल्य रूप में लिखेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू रेशियो 1/1 हो जाएगा। तो इसका तुल्य रूप लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये इस एग्जाम्पल से भी हम व्युत्क्रम अनुपात के नियम को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये नियम अच्छे से समझ में
आ गया होगा। ओके, अब जो एक नेक्स्ट और नियम आता है, फोर्थ नंबर नियम जो है वो क्या है, देखिएगा ध्यान से। फोर्थ नंबर नियम क्या है, देखिए ध्यान से। फोर्थ नंबर जो है वो हमारे पास में है, फोर्थ नहीं फिफ्थ नंबर, फोर्थ तो अभी पढ़ा हमने, फिफ्थ नंबर है गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधित नियम। गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधित नियम। गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधित नियम, ये देने वाला साइंटिस्ट कौन था? गैलुसेक था। ये किसने दिया था नियम? ये गैलुसेक ने दिया था नियम। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर गैसों के समान ताप व दाब पर जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनका आयतन एक सरल अनुपात में रहता है। तो उनका आयतन एक सरल अनुपात में रहता है। यदि उत्पाद भी गैसीय अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो, तो वो भी अभिकारक के आयतन के साथ एक सरल अनुपात में रहता है। एक सरल अनुपात में रहता है। देखिए ध्यान से, इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनका आयतन एक सरल अनुपात में रहता है, और यदि उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है तो वो भी अभिकारक के आयतन के साथ में क्या रहता है? एक सरल अनुपात में रहता है। कि जब कोई अभिकारक, जो हमारी अभिकारक है, वो अभिकारक कैसे हैं? गैसीय अवस्था के अंदर है, तो वो आपस में सहयोग करेंगे तो उनका आयतन क्या होगा? एक सरल आयतन रहेगा। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि जैसे हमारे पास में दो गैसें जो आपस में सहयोग कर रही हैं, एक H2 है, ये गैसीय फॉर्म में है, प्लस एक Cl2 है, ये किस फॉर्म में है? गैसीय फॉर्म में। ओके, जब ये सहयोग कर रही है तो क्या बना रहा है? HCl बना रहा है, 2HCl, और ये भी किस फॉर्म में? गैसीय फॉर्म में। अब आप इस समीकरण से आप क्या देख रहे हैं कि इसका एक आयतन इसके एक आयतन के साथ क्रिया कर रहा है और इसके दो आयतन बना रहे हैं। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा? एक आयतन, और इसके कितना आयतन है? इसका एक आयतन है, और इसके कितने आयतन है? दो आयतन है। जब दोनों गैसें आपस में संयोग करती है तो इनका आयतन क्या रहता है? एक सरल अनुपात में। तो इनका अनुपात क्या हुआ? 1:1 है। देखो पता लग रहा है। यदि उत्पाद भी आपका क्या गैसीय है तो ये भी इसके साथ में क्या एक सरल अनुपात में रहेगा।
तो देख लो, अभिकारक और उत्पादों के आयतनों का अनुपात क्या एक सरल है, क्या है, सरल अनुपात है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल आप ले लो, N2 + 3H2, ये भी गैसीय फॉर्म में, ये भी गैसीय फॉर्म में, gives to 2NH3, ये भी गैसीय फॉर्म है। अब इनका भी रेशियो क्या रहेगा, फिक्स है। ये जो हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करेगी तो किस अनुपात में करेगी, 1:3 में करेगी। अब देखो ये भी क्या है, प्रोडक्ट बन रहा था, इस अभिकारकों के साथ किस अनुपात में रहेगा, 2 अनुपात में रहेगा, फिक्स रहेगा। अब यहाँ इस नियम से आपको क्या किस बात की पुष्टि हो रही है कि यदि दो गैसें H2 और Cl2 को जब आप मिलाओगे तो वो हमेशा किस रेशियो में मिलेगी, 1:1 के रेशियो में मिलेगी, और उत्पाद बनेगा वो उसके साथ में, इसके साथ में किस अनुपात में बनेगा, 2 अनुपात में बनेगा, 2 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा बताओ, देख लो ध्यान से, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो क्या होगी, 1/3 रेशियो में आपस में सहयोग करेगी, ओके। और ये जो इसके साथ में जो होगा वो कितने होगा, 3 टाइम्स होगा, क्या होगा, NH3 3 टाइम्स होगा। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है, 2 नियम पढ़े। एक तो हमने पढ़ा पहले व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम पढ़ा, ओके, जो किसने रिचर ने दिया था। और दूसरा जो नियम पढ़ा वो हमने पढ़ा गैलुसेक का गैस से आयतन संबंधित नियम। ये केवल गैसीय तंत्र के लिए लागू होता है और ये आयतन संबंधी नियम है। किससे संबंधित नियम है, आयतन संबंधित नियम है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।